जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईपीएफओ के एग्ज़ाम में लास्ट डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है या यूँ कहें कि रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, रिवीजन के लिए मैं यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस आपको करने हैं इन 3-4 दिनों में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से एग्ज़ाम के, तो रिसेंट में अगर आप 1-2 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, किनके, सीडीएस के, एनडीए के, और अगर कोई स्टेट पीएससी जो बहुत ही रिसेंट में हुआ है उनके। क्यों? क्योंकि देखिए, सिविल सर्विसेज हो, अभी जैसे सिविल सर्विसेज 2023 हुआ, तो इनमें भी 1-2 सवाल स्टेट पीएससी के जो रिसेंट में हैपन हुए उनसे पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट में, और वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी एनालाइज कर रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सिविल सर्विसेज की कंप्लीट एनालिसिस को देख सकते हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने तो कवर करे ही होंगे और मैंने चैनल पर भी कराया है, उसकी लिंक भी मैं डाल दे रहा हूँ। और अगर आप उन्हें भी उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखें, बिकॉज साथ में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन भी किया है। इस वीडियो में कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, और उसी तरीके से हैं कुछ क्वेश्चन ईपीएफओ के हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो रिसेंट के पेपर के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आज आप देखिए 10 सवाल में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं, थीम्स एनसीईआरटी का कंप्लीट जो फर्स्ट बुक है वो हमने कवर कर ली है, और बहुत जल्द हम थीम 2 की जो बुक है उसे स्टार्ट करेंगे, और सारे जो बुक के चैप्टर्स हैं वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कवर किए हैं। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोज़ एक्सेस कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये किनकी डीएससी थीसिस थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2015 में ईपीएफओ में पूछा गया, लेकिन आई थिंक लास्ट ईयर ये केबीसी में 7 करोड़ के अमाउंट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इनकी डीएससी की थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम था। सो ये इस बुक की इमेज आप देख सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। बेसिकली ये इंडियन करेंसी और बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री पर यह बुक लिखी गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, वीडियो पोस्ट करके आपको अटेम्प्ट करना है, और भले ही आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सिविल सर्विसेज के लिए, ये वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो खिलाफत कमेटी है इन्होंने एक्सेप्ट किया महात्मा गांधी के सजेशन को कि एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लगाई जाए। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? क्या ये बॉम्बे में हुई, नागपुर में हुई, इलाहाबाद में, या कानपुर में? तो इसका आंसर आप सोचिए। देखिए, इसका सही आंसर इलाहाबाद है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इलाहाबाद में ये 1920 में खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी के सजेशन को एक्सेप्ट किया था, और ये जो मीटिंग है ये इलाहाबाद में हुई थी। और इस वीडियो की मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के ज्वाइन कर लें। तो देखिए, अगर बात करें खिलाफत मूवमेंट की, तो ये आपको पता ही होगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने कवर करी है तो इंडियन मुस्लिम सपोर्टेड गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये ऑटोमन एम्पायर से संबंधित जो सेक्रेट प्लेसेस थे उनके संबंध में ये है। और लेकिन वॉर के बाद क्या होता है कि जो ऑटोमन एम्पायर ये डिवाइड हो जाती है, और टर्की जो है ये डिसमेंबर हो जाता है खलीफा से, और खलीफा को पावर से हटा दिया जाता है, और इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी होती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शौकत अली और मोहम्मद अली। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अली ब्रदर्स ही पायोनियर है खिलाफत मूवमेंट के, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें खिलाफत कमेटी की, तो ये कमेटी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। ईयरली 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी गठित की जाती है। तो इनसे कौन कौन से लीडर एसोसिएटेड हैं? अली ब्रदर्स हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, ध्यान रखिए, कांग्रेस से भी एसोसिएटेड थे, अजमल खान है, और हजरत मोहानी हैं। ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं और खिलाफत कमेटी से संबंधित। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है ये दिल्ली में हेल्ड हुई, कब? 1990 में, और यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट की बात की गई। डिमांड्स क्या क्या थे? तो डिमांड्स तो यही था कि खलीफा का कंट्रोल हो ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस, और ये चीज़ रिटेन की जाए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की मीटिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए गांधी जी के सजेशन की बात की जा रही है। तो जिसमें गांधी जी ने सजेशन दिया था नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट का, वो मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में, कब? 1920 में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपकी थीम्स एनसीईआरटी से ही है, थीम्स एनसीईआरटी के पार्ट 2 से, ईपीएफओ का ही क्वेश्चन है। आगे अन्य एग्जाम के भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल क्रॉनिकल्स से संबंधित कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है।
तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं। पहला ये कहा जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ये प्रदर्शित करते हैं जो मुगल क्रोनिकल्स हैं। दूसरा ये कि रिपोजिटरी देखने को मिलता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुगल एम्पायर से संबंधित। तीसरा ये कि ये हमें यह समझने में मदद करते हैं किस तरीके से जो इम्पीरियल आइडियोलॉजीज़ है ये क्रिएट की गई और उस तरीके से फिर फैलाई गई। और चौथा ये है कि इनमें ब्रीफ बायोग्राफीज़ देखने को मिलती हैं किनके, तो क्रोनिकल्स के ऑथर्स के। तो क्रोनिकल्स क्या है, बेसिकली एक तरीके से पुस्तक ही है जो बायोग्राफी से संबंधित है किंग्स के। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो ऑब्वियसली क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स तो देखने को मिलती ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई हैं बुक आईने अकबरी, राइट, आईने अकबरी। तो जो आईने अकबरी है ये थर्ड पार्ट है किस बुक का, अकबरनामा का। अकबरनामा का जो पहला पार्ट है ये डील करता है अकबर के एंसिस्टर्स के साथ। दूसरा जो पार्ट है ये अकबर के राइन से डील करता है। और तीसरा पार्ट क्या है, तो तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। तो इस तरीके से एक तरीके का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट है। और दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हाँ बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अकबरनामा का ही एग्जांपल देखें तो बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअली बताई गई हैं। पूरा एक तरीके से डेटा दिया गया है कि कितने लैंड, किस तरह की लैंड है, कितने परसेंटेज लोग टैक्स दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें। तीसरा देखिए ये कहा जा रहा है कि जो इम्पीरियल आइडियोलॉजीज है इसे समझने में मदद करता है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। फॉर एग्जाम्पल अकबर की जो रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसीज़ थी यह भी समझने में मदद करता है। चौथा, क्योंकि देखिए अगर हम अकबर के रिलीजियस पॉलिसीज़ के अंदर ही बात करें इबादत खाना की, तो जिसके तहत इबादत खाना के तहत ही डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स की मीटिंग होती थी और एक तरीके से धार्मिक चर्चा होती थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलती है और इनसे साफ साफ आइडिया लगता है हमें कि किस तरीके से रिलीजियस पॉलिसीज़ रही होंगी। और चौथा देखिए ये कहा जा रहा है कि ब्रीफ बायोग्राफीज देखने को मिलते हैं ऑथर्स के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रीफ बायोग्राफी देखने को मिले, ये तो बहुत ही जनरल सी बात है क्योंकि किंग के बारे में लिखा जा रहा है तो जनरली जो बात है ये किंग से ही संबंधित होती थी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था। तो आंसर भी हमारा यही ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन तो सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया और सबसे आप कह लें वियर्ड बात ये है कि इसमें जो ऑथर का नाम है, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे आर.एस. शर्मा, तो दोनों जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो मिलिंद पन्हो बुक है इनमें किंग मिलिंद और नागसेन की ही बात की गई है। नागार्जुन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जो भी एरर हैं वो एरर ही हैं क्योंकि नागार्जुन अलग पर्सन है, ये भी काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं, बट नागार्जुन का जो नाम है ये एक तरीके से माध्यमिका स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है जो बुद्धिज़्म के अंदर शून्यवाद की फिलोसॉफी है। ठीक है, बट ये अनदर पर्सन है नागसेन और ये भी बुद्धिज़्म से ही एसोसिएटेड है, बट इनके और किंग मिलिंद के ही संवाद हैं जो मिलिंद पन्हो के अंदर हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है और ये रिसेंटली पूछा भी जा रहा है बहुत सारे एग्जाम्स में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों ऑप्शंस में रहेंगे तो किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नागसेन ही आपको आंसर करना है। बट नागार्जुन भी बहुत फेमस स्कॉलर हैं, CDS वगैरह में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यही पूछा जाता है कि बताइए जो शून्यवाद की फिलॉसफी है या जिसे कहते हैं एक और इनका नाम है शून्यवाद का माध्यमिका फिलॉसफी, ये दोनों के प्रोपाउंडर कौन है, नागार्जुन हैं। और नागार्जुन के ब्रदर का नाम क्या था, असंग। अगला सवाल देखिए यशोवर्मन के बारे में पूछा जा रहा है कि यशोवर्मन रूलर थे किस किंगडम के। ये सारा सवाल मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवाया है विद सोर्स और डिटेल्ड एनालिसिस हमने करी है NDA के भी क्वेश्चन की, CDS के भी क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर करके जाएं, एग्जाम में बहुत हेल्प आपको मिलेगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। इसका सही आंसर देखिए कन्नौज है। और अगर हम कन्नौज की बात करें तो ये कैपिटल थी किनकी, वर्धन डायनेस्टी की। वर्धन डायनेस्टी के रूलर हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन के बाद हर्षवर्धन के डेथ के लगभग 100-150 सालों के बाद यशोवर्मन गद्दी पे बैठते हैं और लगभग 100 सालों का गैप ही रहता है, वैक्यूम रहता है कन्नौज में, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 7th to 8th सेंचुरी की, बिकॉज हर्षा के टाइम की हम बात करें, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की। तो इसका सही आंसर कन्नौज है। उसके बाद यशोवर्मन जो कि वर्मन डायनेस्टी के रूलर थे, ये कन्नौज की गद्दी पर बैठते हैं। नाउ आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर करिए, हमने कई बार डिस्कस किया है कि हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी 3 बुक्स लिखी गई थी और हर्षवर्धन के दरबार में ऑथर जो थे उनका नाम क्या था।
अगला सवाल देखिए, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। दो ब्रदर्स हरिहर और बुक्का के द्वारा किस किंगडम की स्टेब्लिशमेंट की गई थी? क्या ये बहमनी किंगडम है, विजयनगर है, मालवा है या मराठा है? तो 1336 में दो ब्रदर्स यानी हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई थी। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, क्योंकि ये भी मैंने डिस्कस किया है सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइम पे। देखिए, ये टॉपिक आपको हर हाल में कवर करके जाना है। सेटलमेंट्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े टफ नेचर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन एनडीए का है, बट बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, बिकॉज पोर्टुगीज और जनरली ब्रिटिश सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था, बट ये डेनिस के बारे में है। तो देखिए, ये पूछा जा रहा है कि डेनिस ने अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस जगह में करी थी। ऑप्शन है हमारे पास चिंसूरा, कराईकल, माहे या ट्रैंक्वेबार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ट्रैंक्वेबार, जो मॉडर्न डे तंजोर है। और डेनिस सेटलमेंट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, और इनके जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिलीजन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, रिलीजियस पॉलिसीज़ के अराउंड, और ये बहुत समय तक टिक नहीं पाते हैं सेटलमेंट्स के रूप में, और ये फाइनली चीज़ें ब्रिटिशर्स को बेच देते हैं एट द एंड में। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था केबीसी में, आई थिंक 5 करोड़ अमाउंट में। तो यही पूछा गया था कि किस सेटलमेंट ने किस कंपनी ने अपनी सारी सेटलमेंट्स को लास्ट में सेल कर दिया था और फिर ये वापस चले गए थे। तो ये डेनिस ही थे, और इनकी जो मेजर फैक्ट्रीज हैं वो ट्रैंक्वेबार में थी। ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं और मैच द कॉलम के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है ये किस ट्रीटी के द्वारा समाप्त हुआ? ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, द कन्वेंशन ऑफ वडगांव यानी वडगांव की ट्रीटी, और चौथा है सालबाई की संधि। देखिए, कुछ वॉर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो ये अक्सर ही मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर एंग्लो मैसूर वॉर्स की बात करें तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये 1767 से 69 में, किनके टाइम पीरियड में? तो वारेन हेस्टिंग। ये आपसे पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये वारेन हेस्टिंग, सेकेंड में भी देख सकते हैं आप, वारेन हेस्टिंग ही थे मंगलोर से। और तीसरा जो है ये सेरिंगपट्टनम में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो ये एक तरीके से एंड किसके साथ हुआ है वो है। और सेकेंड अगर एंग्लो मराठा वॉर्स की बात करें तो एंग्लो मराठा वॉर्स में क्या है? पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 में वारेन हेस्टिंग के बीच, और ये आप देख सकते हैं सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ है। और दूसरा देखिए, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो ये है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे और बसीन की संधि के साथ समाप्त हुआ है। और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। अफगान वॉर की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड है, ध्यान रखिएगा, सिंध की एनेक्स हुई थी, और उस टाइम पे कौन थे? तो एलनबर्ग। और सेकेंड अफगान वॉर की बात करें तो लॉर्ड लीटन के टाइम पे हुआ है। तो ये किस ट्रीटी के साथ कंक्लूड हुआ है? ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। तो इसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर। स्पेक्ट्रम के एंड पेजेस में भी है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, और ये एनसीईआरटीज़ के अंदर भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अब तो बहुत बार ब्रह्मो समाज और इनसे संबंधित जो फेमस एसोसिएशंस हैं इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अब इन तरीके से भी सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हाल ही में सीडीएस में पूछा गया कि सेवा समिति के फाउंडर कौन थे, और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक मेंबर भी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की गई थी। वैसे इसका सही आंसर क्या है? हृदयनाथ कुंजरू, और ये डायरेक्टली आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एसोसिएशन से संबंधित तो वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। सोशो रिलीजियस मूवमेंट टॉपिक के अंदर ये चीज़ें आती हैं, और सोशो रिलीजियस मूवमेंट से संबंधित मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, जिनमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने कवर किया है। हिस्ट्री प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं। देखिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और पोर्ट्स के ऊपर जैसा कि फोकस रहा है सिविल सर्विसेज में भी और बाकी परीक्षाओं में भी यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित की जाती हैं, तो पोर्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। आपसे ये कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा था काकातिया किंगडम में। अब देखिए, पोर्ट्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कंपाइल करके मैं एक वीडियो 1-2 दिनों के अंदर ही कवर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं पोर्ट्स के ऊपर। फिलहाल इसका आंसर बताइए, काकीनाडा, मोटूपल्ली, मछलीपट्टनम या नेल्लूरू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोटूपल्ली है, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर है।
काकातिया किंगडम से संबंधित सी पोर्ट है, काफ़ी पुराना है, 2000 साल पुराना लगभग ये माना जाता है। बाकी संबंधित जो पोर्ट्स हैं उन्हें मैं जल्द ही कवर करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। और अगेन मैं चीज़ें समराइज कर दूं, लास्ट डेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही रिवीजन करना है, न्यू कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बिकॉज लास्ट डेज में रिवीजन ही है जो फ्रूटफुल होता है। तो रिवीजन अच्छे से करें, और रिवीजन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल आपको ईपीएफओ के नहीं कवर करने हैं, बल्कि सिविल सर्विसेज का 2023 वाला ये तो मस्ट है। और वीडियो सीरीज़ से अगर आप मेरे वीडियो सीरीज़ से कवर करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज हर क्वेश्चन के साथ में हमने डिटेल्ड बैकग्राउंड उसका डिस्कस किया है। साथ ही सीडीएस के क्वेश्चन आपको हर हाल में कवर करने हैं, और इसके अलावा सीएपीएफ के भी क्वेश्चन कवर करने हैं। ये रिसेंट बस 1-2 सालों के अगर आप कवर कर लेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो उम्मीद है इस वीडियो सीरीज़ से आपको हेल्प मिल रही होगी। आपने राय अथवा विचार कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।